नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। ईटानगर के न्यूकुम लापांग ग्राउंड में बीजेपी ने राज्य में पार्टी के सदस्यता अभियान के सफल समापन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया। समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान के सफल समापन का जश्न मनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित राष्ट्रीय महासचिव राम माधव, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, असम से सांसद रमन डेका, राज्य विधान के सदस्य, वरिष्ठ नेता, विभिन्न जिलों से पार्टी पदाधिकारी और भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती भगवान का अनमोल तोहफा है और अरुणाचल प्रदेश पूरे भारत में सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। अपने भाषण में शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत में कांग्रेस शासन के दौरान कांग्रेस ने करीब 12 लाख करोड़ रुपए का गबन किया है। शाह ने ये भी कहा कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार कॉल सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी राज्य की सत्तासीन पार्टी कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में वित्तीय संकट से निपटने में नाकाम साबित हुई है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा पर निकले हैं। 23 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश और 24 अप्रैल को शाह ने गुवाहाटी का रुख किया। जब अरुणाचल आता हूँ तो हृदय को बहुत खुशी होती है कि ये देश के ये हिस्से में कितनी कठिनता के साथ राष्ट्रभक्ति से लबोलब लोग देश को यहाँ बनाकर रखे हैं, बचा कर रखे हैं। मैं सभी नॉर्थ ईस्ट के नागरिक भाइयों को सलाम कर मेरे वंदन करता हूं। मित्रों, 2014 में जो सरकार बनी उसके पहले कांग्रेस की सरकार 10 साल तक चली थी। मैं उनको बताना चाहता हूं भाई, 2014 में जनता ने आपको इसलिए निकाला कि आपकी सरकार ने लूट खसोट के सिवाय कुछ नहीं किया था। एक सरकार ऐसी थी जो घोटालों की सरकार बन गई थी। एक के बाद एक अनेक घोटाले हुए। 2G का घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, आदर्श सोसाइटी का घोटाला हुआ, टैंक खरीदने में घोटाला हुआ, एयरपोर्ट बनाने में घोटाला हुआ, विमान खरीदने में घोटाला हुआ, सबमरीन में घोटाला हुआ, कोयले में भी घोटाला हुआ। 12 लाख करोड़ का घोटाला एक कांग्रेस की सरकार ने किया था और देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये सरकार अपने नेताओं के लिए लेकर गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र भाई कर रहे हैं, वो सरकार सही दिशा में जा रही है। मित्रों, इस सरकार ने 11 महीने के अंदर महंगाई को काबू करने का काम किया है। जो आंकड़े होते हैं महंगाई का थोक सूचकांक जो 7% के आसपास रहता था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नेगेटिव में डालने का काम किया है और देश की जनता को महंगाई से मुक्ति दिलाने का काम किया है। और मित्रों, ये नॉर्थ ईस्ट के पूरे राज्यों के अंदर स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें भारत सरकार आने वाले दिनों में कॉल सेंटर के लिए यहाँ के पढ़े लिखे बच्चों को तैयार कर यहाँ के हर राज्य में कॉल सेंटर चालू कर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही रोजगारी देने का प्रावधान करने वाली है। मित्रों, 68 साल के बाद इस देश के किसानों को जब कुदरती आपदा आती है, तब अपने खेत में जो नुकसान होता था वो 50% होता था, तभी मदद मिलती थी। अब उसको घटाकर 33% कर दिया है और मुआवजा भी 1.5 गुना कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार, उसने नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ नारों से नहीं करा है। नरेंद्र भाई ने आने के साथ कहा, लुक ईस्ट का समय समाप्त हो गया, एक्ट ईस्ट का समय शुरू हुआ है। पूर्वोत्तर में अब काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
कई फैसले ऐसे किए हैं जिसके तहत वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का जल्दी से विकास होगा। 10 साल के बाद एनईसी की बैठक शिलोंग के अंदर कर एनईसी को दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट में लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसके ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है और कुदरत ने इस प्रदेश को इतना जो भरपूर इस प्रदेश को प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक जो हम लोग को यहाँ में रिसोर्सेस, हम लोगों को जो संपत्ति दिया है, वो संपत्ति जो है आज मुझे लगता है कि हमारे लिए वो ब्लेसिंग नहीं बन पा रहा है, वो हमारे लिए कर्स बन रहा है। वो नेचुरल कर्स हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं बन पा रहा है। मुश्किल से हमारा यहाँ सरकारी नौकरी करने वाला 80,000 के आसपास है, ऑफिसर से लेकर के पियोन तक, और उसको अगर नहीं संभाल सकते हैं तो सरकार का विफलता जो है सामने में झलकता है। इतने सालों से हम लोगों को तो यहाँ सरकार बनाने का मौका कभी मिला नहीं है। हम लोग तो यहाँ राज्य में सरकार में मंत्री नहीं रहा, एमएलए नहीं रहा। अभी हमारा 11 एमएलए है, ऑपोजिशन में है, इनका भी आवाज असेंबली में दबाया जाता है। हमारा केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए सरकार चल रहा है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट का तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए हमने ठान लिया है और ये हम पूरा करके चलेगा। हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए जो सोचा है और जो कर रहा है, कभी कभी आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, टेलीविजन में देखते होंगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग जितने बच्चे जो बाहर में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, घूमने में जाते हैं, कभी बेंगलुरु में, कभी चेन्नई में, कभी दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जगह जगह ये कंप्लेन आते रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का आदमी जब अपना यहाँ रीजन से बाहर जाता है उसको इज्जत नहीं मिलता है। और कोई कोई जगह में इसको ये भी बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट का आदमी विदेशी है, बाहर देश से आया है, कभी नेपाली है, कभी चाइनीज है, कभी बर्मीज है। इस तरह का लगातार इल्जाम लगा रहा है। तो जब हम सरकार में आया और प्रधानमंत्री जी ने मुझे गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का हिसाब में काम करने का जिम्मेवारी सौंपा, सबसे पहले मैंने बेस बरुआ कमेटी का रिपोर्ट को मंगवा के उस रिपोर्ट में 100% जितना रिकमेंडेशन दिया है उसको मैंने एक्सेप्ट करवाया है। आने वाला दिन में हम एक बिल लाने वाला है, एक संशोधन बिल, जो इंडियन पिनल कोड में एक प्रोविजन हम लोग डालने वाला है, जिसके तहत कोई भी आदमी अगर नॉर्थ ईस्ट के आदमी को, अरुणाचल प्रदेश के किसी स्टूडेंट या किसी भी यहाँ के नागरिक को अगर तुम अलग देखने में अलग है और तुम दूर दराज के नॉर्थ ईस्ट के ऐसा करके अगर उसको किसी भी तरह से तकलीफ देता है तो उसके लिए 5 साल जेल जाने का प्रावधान हम लोग इंडियन पिनल कोड में भी डाल रहा है। अच्छा होगा, मेरे खिलाफ कांग्रेस वाले धरना कर रहे, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेकर के बोलते किरण रिजिजू ने अपने मर्जी से ये कानून को यहाँ अरुणाचल प्रदेश में लगाया है। अरे देश का सिक्योरिटी के लिए सोचते सोचते कम से कम राजनीति तो नहीं करना चाहिए। मैंने उस दिन मुख्यमंत्री और यहाँ के गृह मंत्री जी को भी मैंने कहा है, सिक्योरिटी का जब मामला आता है, देश का कोई भी इशू आता है, उसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ठेकेदारों के लंबित पड़े बिलों की भरपाई के लिए राज्य सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो ईटानगर में 2 मई से भूख हड़ताल करेंगे। ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये पर नाराजगी जाहिर की। एसोसिएशन के अध्यक्ष ताकामपादु ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो मजबूरन उन्हें भूख हड़ताल का रुख करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत 2 मई से आईजी पार्क में की जाएगी। ताकामपादु ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हड़ताल को बढ़ाएंगे।
वादों के मुताबिक वो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा को कई बार अपनी मांगों वाला मेमोरेंडम सौंप चुके हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नाबम तुकी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि तुकी राज्य को वित्तीय संकट से उबारने के लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने पिछले 2 सालों में ठेकेदारों के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया है। बता दें कि ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मांग है कि सभी ठेकेदारों को EMD में 1% की छूट दी जाए। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत सभी विभागों के ठेकेदारों के लंबित बिलों की भरपाई की जाए। साथ ही राज्य सरकार से नाराज एसोसिएशन की मांग है कि राज्य में लोकायुक्त का गठन किया जाए, साथ ही राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जाए। Aqua condemned Home Minister's repeated statement stating that all the unions, associations are imposing buncols, other means of agitations just to blackmail government. They term us as a civil society as a blackmailer and extortionist. Our point is, government is yours, police are yours, all the agencies are yours. If any association or organizations are doing with that motives, come up with name of the individuals concerned and NGOs, association concerns. Book them under appropriate section of law. Comes clean what he has stated, or else he has to make public apology. We demand Honorable Home Minister to come up with the name of that particular associations or individual who try to extort money from government, who blackmails. Otherwise, all the NGOs cannot be looked through single lens. उसका बाद ये और एक हम लोग का इम्पोर्टेंट इश्यूज है लोअरिंग डाउन ऑफ इन्वेस्टमेंट फीस। जो 25 लाख से हम कहता है कि उसको आप CPWD नॉर्म्स में लाइए, बिकॉज वी आर इंडस्ट्रियली नील स्टेट। द एजुकेटेड uneducated unemployed, where we will go? Only government contractual standard is only a scope way in order to promote entrepreneur. उल्टा बिना इन्वेस्टमेंट फीस में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी सिर्फ ये देखना है कि हमारा कैपेसिटी कहां तक है, एप्लीकेंट का कैपेसिटी, क्लास वाइज कॉन्ट्रैक्टर्स, उसका क्रीडेंशियल्स को देखिए, फाइनेंशियल साउंडनेस को देखिए, कितना मेन पावर है, मिशनरी कितना है, वो आप देखिए। देयरफॉर फाइनली ड्यू टू the non-receptive attitudes of the current government of the day towards genuine demand of Aqua, rigid approach of the government of the day has compelled us to announce this 2-page agitational program. And repeatedly we are compelled to put forward this demand that the civil deposit system, which begins since financial year 2011-12, should be abolished, totally abolished. And due to this civil deposit system notifications since 2011-12 financial year till today by finance department, these practices has created huge black hole where thousands of crores of public money has been misappropriated. First phase, we have decided to hold a hunger strike, peaceful hunger strike at IG Park Tennis Court on 2nd, which will start from 2/5/2015, next month, 2 तारीख May. Initially for 24 hours, which will commence from 9 a.m. morning, from 2 May 2015, initially for 24 hours.
and which shall be extended for another 24 hours in the event of failing on the part of authority and the government to fulfill all our demands, outstanding demands. Demands, the copy will be made available to you. Second page, peaceful hunger strike again, indefinite past unto date, from 2nd June 2015 onward, until all the points of chapter of demands are met by state government. Second page, June 2, 2015, past unto date, indefinite. The demands, the prominent demands amongst all the outstanding demands of all Arunachal contractors welfare associations are: we earnestly appeal His Excellency the Governor of Arunachal Pradesh to recommend for President rule under state financial emergency under Article 360. ये पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग गवर्नर को मेमोरेंडम ऑलरेडी दे चुका है. दिस इज ए रिमाइंडर. Since why Article 360 we are asking for? Since the mismanagement, gross mismanagement of public fund to the tune of about 6,000 crore by present government is already in the public domain. The entire documents are already in the public domain. The current government, headed by Chief Minister Nabam Tuki, has no moral authority to continue in the office for even a single day. If this government is to win back people's confidence, to win back his government's credibility, we demand straightway do away with civil deposit system once for all and release contractors' pending bill at the earliest possible time. Then only the current government of the day can win back people's confidence. Or else, the present government doesn't have a moral authority to continue even for a day. Second point is, our second demand is immediate constitution of Block Ayukta Act 2014 to check rampant corruptions from bottom to top. Due to massive mismanagement of public fund at planning and finance level, we contractors are the worst sufferer today. From petty contractor to big contractors, payment are not been made for the last about 3 years. The contractors are at the verge of starvation, ridden with bank loans, market loans, etc. क्योंकि बंद करने से क्या होता है, पब्लिक लोग बोलते हैं, कोई भी इशू को हर सोशल मीडिया में बोलता है कि इसको इनडायरेक्टली हर कोई बोलता है उजुन पेयरिंग जैसे करना चाहिए ना. तो हम लोग इसलिए डिसाइड किया है बंद कॉल करने से सबको तकलीफ है. और ये अरुणाचल का सरकार तो बहरा वाला सरकार है जो सुनता नहीं है. जो अभी जो हमारा प्रेसिडेंट ने बोला उनके लिए उनका बात जो सुनता है, जो गलत सजेशन देता है. अभी जितना इशू तो आप लोग देख रहे हैं, इसमें हमारा इस चीज़ को करने के लिए ना सरकार का पास 4 आना खर्चा होगा ना या करोड़. इसमें सिर्फ सरकार को बैठ के कैबिनेट बुला के नोटिफिकेशन देना है. जैसे कि रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर का जो कैबिनेट रोल किया है, और वो भी हम लोग को मांग था, उसको वो लोग गवर्नमेंट ने ये एक पास कर दिया, उसको भी शुक्रिया अदा करता हूँ. उस हिसाब से जितना भी इशू है इसको बैठ करके सरकार अगर 2 मिनट में कैबिनेट करना, जिसमें कोई हम लोग को आज इतना तकलीफ नहीं होती. लेकिन ये हमारा सरकार तो बहरा वाला सरकार है. तो अभी जितना भी जो हमारा प्रेसिडेंट साहब बोला, इस चीज़ को हम लोग वो हेड करेगा जब तक ये मांग पूरा नहीं होगी. त्रिपुरा में काल बैसाखी तूफान ने तबाही मचा रखी है. राज्य के इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को तूफान के चलते 6 करोड़ 43 लाख का नुकसान हुआ है. त्रिपुरा में काल बैसाखी नाम की ये आफत थमने का नाम नहीं ले रही है. 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन इस चक्रवात का कहर जारी है.
त्रिपुरा के ऊर्जा मंत्री मणिक डे ने बताया कि तूफान के चलते राज्य के इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 1336 11 केवी इलेक्ट्रिक पिलर, 1834 एलटी इलेक्ट्रिक पिलर और 206 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं इसके अलावा तूफान ने कई पेड़ों और घरों को भी नष्ट कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुवार को इस तूफान ने एक शख्स को मौत की नींद भी सुला दिया। तूफान के चलते दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं में भी रुकावट पैदा हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा गया है कि स्थिति को सामान्य होने में अभी कुछ दिन का वक्त और लग सकता है। এতে করে বিভিন্ন জায়গাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ অবস্থাতে একটু বিঘ্নিত হয়েছে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিদ্যুৎ কর্মীরা রাত দিন পরিশ্রম করছেন। এ পর্যন্ত যেটা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ গতকাল পর্যন্ত আমাদের হাতে যেটা পৌঁছেছে 11 কেবি লাইন হাই টেনশন লাইন যেটাকে বলা হয় 11 কেবি হাই টেনশন লাইনে খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 1336টি, এলটি লো টেনশন লাইন 1843টি এবং তার বিদ্যুতের যে তার তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 1683 কিলোমিটার সার্কিট কিলোমিটার 1683 সার্কিট কিলোমিটার। ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার যেখান থেকে বিদ্যুৎটা বন্টন করা হয় সেই ট্রান্সফরমার 206টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলি মোটামুটি দেওয়া হলো। প্রাথমিক হিসাব যেটা আমাদের কাছে এসছে এটা পরিমাণ আরও বাড়বে। সব জায়গাতে সব খবর এখনো পৌঁছায়নি, এই পরিমাণ আরও বাড়ার সম্ভাবনা আছে। আর্থিক দিক থেকে ক্ষতির পরিমাণ শুধু সম্পত্তি যেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানে ওই যে খুঁটি তার ইত্যাদি ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার সহ সে আর্থিক দিক থেকে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 6,43 লক্ষ টাকা। আর তার সঙ্গে যদি আমরা ধরি এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমরা নতুন করে দেওয়ার পর তার সঙ্গে আবার ইরেকশন চার্জ মানে এগুলিকে আবার নতুন করে বসানোর জন্য যে মজুরি আমার দিতে হবে মানে কন্ট্রাক্টরকে যে চার্জ ঠিকাদারকে যে চার্জ দিতে হবে মজুরি সহ এখানে যাবে আরও 1,29 লক্ষর কাছাকাছি। मणिपुर में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और नर्सें मंगलवार से हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि इंस्टीट्यूट के एक्टिंग डायरेक्टर डॉक्टर एम शामू को उनके पद से हटाया जाए। वहीं डॉक्टर शामू बुधवार से लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और नर्सों की 4 दिनों से जारी हड़ताल की वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। बुधवार से ही अस्पताल में किसी नए मरीज की भर्ती नहीं की गई है। साथ ही ओपीडी और अस्पताल के रूटीन कार्य भी रोक दिए गए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सभी हड़ताली कर्मचारियों की मांग है कि इंस्टीट्यूट के एक्टिंग डायरेक्टर डॉक्टर एम श्यामू, जो इस वक्त अस्पताल के इंचार्ज भी हैं, उन्हें उनके पद से हटाया जाए। इनका आरोप है कि उनकी भर्ती नियमों की अनदेखी करके की गई है। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल के साथ ही बुधवार से डॉक्टर श्यामू भी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। इनकी अन्य मांगे हैं कि योग्य शिक्षकों का प्रमोशन जल्द से जल्द किया जाए। इनका आरोप है कि शिक्षकों के प्रमोशन में देरी की जा रही है, जिसकी वजह से इनका करियर प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों के मुताबिक ये लोग अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रशासन से बात कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा। वहीं नर्स एसोसिएशन भी अपनी कई मांगों को लेकर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ हड़ताल पर है। इनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा इन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया है। इनकी मांग है कि इन्हें बकाया अलाउंस दिया जाए। वहीं इन्होंने जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और राज्य स्वास्थ्य विभाग की निंदा भी की है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने गुरुवार को ईटानगर स्थित रामाकृष्ण मिशन अस्पताल में 128 लाइट्स वाली सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। इन्फोसिस फाउंडेशन की तरफ से अस्पताल को ये मशीन डोनेट की गई है। रामकृष्ण मिशन अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन करते हुए गवर्नर ने कहा कि इस मशीन के शुरू होने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। साथ ही उन्होंने स्वामी जी, डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ की सेवाओं के लिए उनकी सराहना की। वहीं इस मौके पर राज्यपाल ने अस्पतालों में शरारती तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले दुर्व्यवहार और हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए समाज से इनके खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुछ समाज विरोधी तत्वों के व्यवहार के कारण हम अच्छे डॉक्टर, सुविधा और गैर सरकारी संगठनों को खो सकते हैं।
इसलिए सभी परिजन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। इस दौरान गवर्नर ने अस्पताल को मशीन डोनेट करने वाली संस्था बेंगलोर की इन्फोसिस फाउंडेशन का धन्यवाद दिया। साथ ही कई और संस्थाओं से आग्रह किया कि वो भी इस तरह के सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। मशीन के उद्घाटन के बाद राज्यपाल निर्भय शर्मा ने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों को फल वितरित किए। इस दौरान राज्य की प्रथम महिला ज्योत्सना शर्मा और मुख्य सचिव रमेश नेगी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं अस्पताल के सेक्रेटरी ने भी मशीन डोनेट करने के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन का धन्यवाद दिया है। बता दें कि 128 स्लाइस वाली सीटी स्कैन की मशीन पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसी तीसरी मशीन है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। This is much better than the earlier scan that we have, and this is such an high-end key. If I'm not mistaken, this is the third in Northeast. So just imagine Guwahati. It's not available in Dibrugarh. It's not available in any other parts of Northeast except in Guwahati. Guwahati, we have one in the primers diagnostics, and the other one I think in GNRC. Not GR. Sorry, one is in primers and the other one is in Nigrim Shillong. Only in two places where this is the third installation in the entire Northeast. So basically it has a much wider applications than a normal CT scan. You can just literally even see the images. You can have a very fine sub-millimeter imaging technology, that is, it can even up to 0.25 millimeter of slice thickness of the CT scan. So thereby basically it has much higher resolution, both spatial resolution and contrast resolution, much better than a normal single or any other MD detector. It is multi-slice CT scanner. And apart from the sub-millimeter imaging, it has got a very isotropic imaging in nature. So basically when I use the word isotropic, that means it is basically similar dimensions in all the three axes, it is X, Y and Z, and then therefore you will get a very good reconstructed 3D imaging. So we can visualize any structure that we want in its 3D reformat, and then thereafter rotate it, and you want to see from any angle, you can just do it by the concerned software that is in the computer. And the third application, obviously, that is most importantly, is in imaging of tumors, liver masses. It can have a dynamic imaging. We have various phases. In radiology and medicine, there is something called arterial phase, venous phase, portovenous phase. So we can image, because of its fast imaging technology, we can image any lesions in its various phases, thereby coming to a very near accurate conclusive diagnosis, almost even approaching sometimes to a pathological level. That is histopathological level. And then the fourth application obviously is in the angiogram. For angiogram, traditionally you need to put a catheter in someone's artery and then invasively bring the catheter and then thereafter do an angiogram. That is called invasive catheter angiography. Now with the advent of these MDCT, that is multi-detector CT scanners, the use of invasive angiography has reduced dramatically, and in fact for diagnostic purpose it is no longer used except for therapeutic. It has still used in therapeutic purpose, but for diagnostic purpose it is almost obsolete. So basically we have the non-invasive CT angiography of the coronary arteries, we have the CT angiographies of the renal arteries, and obviously peripheral arteries. So any artery in the human body, including the cerebral arteries, which is very important in stroke, can be imaged, and thereafter any narrowing or abnormal luminal dilatation can be diagnosed, and then appropriate management can be planned as per the CT imaging report and finding. So these are the main wider applications. Apart from the, like I said, it has many applications in the department of oncology, pediatric radiology, in the field of neurology, field of cardiology. So it has a wider application, very high-end machine, very costly, costing around almost 4 crores. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।